नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, मेडिकल नर्सिंग सेकंड के यूनिट 7 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑब्जेक्टिव। These are as follows. First, we are going to discuss about introduction of disaster, that is available on slide number 6. Second, we are going to discuss about definition of disaster, that is available on slide number 8. Next one is classification of disaster, that you got on slide number 10. Next one, explain principle of disaster management, that is on slide 12. Explain about disaster cycle, that is on slide number 15. And next about triage system, that is available on slide number 17. Next one, explain about objective of triage system, that is on slide 21. Explain about principle of triage, that is on slide number 23. Discuss about hospital disaster plan, that is on slide number 26. Explain about disaster drill, that is on slide number 35. And second last, explain feature of disaster management, that is available on slide 37. And last, we are going to discuss about role of nurse in disaster management, that is on slide number 40. So let's start with the इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर। दोस्तों, डिजास्टर आप सभी ने इस नाम को सुना होगा और यूं कहा जाए तो करंट सिचुएशन में जिस आपदा से पूरा विश्व आज फाइट कर रहा है, कोरोना के अगेंस्ट, ये एक बायोलॉजिकल डिजास्टर का हिस्सा है। रिसेंटली खबरों पे अगर ध्यान दें तो अत्यधिक बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जो भी एक डिजास्टर सिचुएशन है। तो डिजास्टर का नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं किन्हीं लम्हों में सुना होगा। सो इट इज एन नेचुरल एंड मैन मेड कंट्रोवर्सी दैट कॉज हेल्पलेसनेस and suffering may involve physical injury, loss of property and disturb the normal daily living. Basically डिजास्टर जो है वो प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है, जो मुख्यतः कम्युनिटी के अंदर एक हेल्पलेसनेस, एक ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन, ऐसी एंजाइटी डेवलप करता है जिसमें लोग हेल्प के लिए पुकारते हैं गवर्नमेंट को और दूसरे कम्युनिटी को, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल इंजरी भी होती है, उनकी प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है और उनका जो प्राकृतिक डेली लिविंग है वो डिस्टर्ब होती है। तो डिजास्टर इज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन इन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट एज अ सीरीज ऑफ और सडन इवेंट on a particular geographical scale that stricken community need extraordinary effort to cope with outside. Basically क्या कहा जाए कि डिजास्टर एक ऐसा डिस्टर्बेंस है बिटवीन एनवायरनमेंट और ह्यूमन रिलेशन, जो कहीं किसी इलाके पे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्केल, मीन्स अगर हम ये कहें कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आज 1000 मौतें हुई तो वो डिजास्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर अलग अलग जगह हुई है ना। कुछ मौतें राजस्थान में, कुछ दिल्ली में, कुछ मिजोरम, कुछ नागालैंड, कुछ तमिलनाडु, ये किसी एक जगह पे नहीं है। लेकिन क्या हो कि ये सारी मौतें या सारे
डेड क्लाइंट एक ही जगह पे हो, उस सिचुएशन में हम इसे डिजास्टर कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्केल पे ये सारा कुछ होना जरूरी है। एक किसी सांख्यिक रूप पे ये मौजूद हुआ जिसकी वजह से जो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो सफिशिएंट नहीं थे कि हम उस सिचुएशन को ओवरकम कर जाएं या रूल आउट सॉल्व आउट कर सकें, विच नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट टू ओवरकम दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन पे हमें काम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा ह्यूमन सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन को कंसीडर और उस सिचुएशन को सॉल्व आउट करने के लिए। बेसिकली डिजास्टर जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, डिस प्लस एस्टर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बैड स्टार, बुरा सितारा। तो ये था इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। सो डिजास्टर इज एन एनी occurrence that cause damage, economic disruption, loss of human life and deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area. This is according with the WHO. So disaster एक कोई भी ऐसी घटना है जो इकोनॉमिक डिसरप्शन करता है, ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, और जहां उस कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और हेल्थ सर्विसेज भी कॉम्प्रोमाइज होती है एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, और इसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट बनती है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज उस सिचुएशन को सॉल्व आउट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये डेफिनेशन WHO ने दी थी। नेक्स्ट वन इज अ डिजास्टर इज एन इवेंट, नेचुरल और मैन मेड, सडन और प्रोग्रेसिव, which impact with such severity that the affected community has to respond by taking exceptional measure. W. Nick Carter. So disaster या तो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, एकदम से हुआ है या धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जिसमें एक्सेप्शनल मेजर्स को ओवररूल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। डिजास्टर एक्यूट हो सकता है, डिजास्टर सडन हो सकता है, डिजास्टर जो है प्रोग्रेसिव फेज में हो सकता है। आप कोरोना को याद कीजिए, कोरोना जब शुरू में आया था तो कोरोना के कुछ ही केसेस चाइना के अंदर मौजूद थे, ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता गया। इट मींस डिजास्टर जो था वो प्रोग्रेसिव मोड का था। कोरोना में जो डिजास्टर डेवलप हुआ है वो प्रोग्रेसिव मोड का था। इंडिया में जब कोरोना आया तो उसके कुछ फिंगर्स पे काउंट करने जितने केसेस थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में आज की डेट में 24 लाख के अबव जो केसेस हैं, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म, ग्रेजुअली फॉर्म में ये जो डिजास्टर है कोरोना वायरस का ये स्प्रेड हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सडन का एग्जांपल दो तो अर्थक्वेक, एकदम से भूकंप अगर किसी एक जगह पे आता है, एकदम से कहीं पे बाढ़ आती है, तो ये जो एग्जांपल है वो सडन डिजास्टर के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। सो बेसिकली डिजास्टर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल की बात करें तो ऐसे डिजास्टर जिसमें ह्यूमन का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। और जिसमें कंप्लीट रोल ह्यूमन का होता है उसे हम बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, फर्स्ट वन इज थंडर स्ट्रॉम, साइक्लोन बर्फीले तूफान, और साइक्लोन, अर्थक्वेक और बायोलॉजिकल डिजास्टर एटसेट्रा। सो ये सारे जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर में, इसमें कहीं पर भी ह्यूमन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसे नेचुरल डिजास्टर के रूप में कंसीडर करेंगे। मैनमेड जहां पे नेचर का रोल नहीं है, सिर्फ
मानव निर्मित, कुछ मानव श्रृंखला के द्वारा ये निर्मित हुए हैं और उसी के द्वारा ये आपदा घटित हुई है। वार, इसमें नेचुरल कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, तो ये मैन मेड डिजास्टर का हिस्सा है। एक्सीडेंट, कोलैप्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कोलैप्शन ऑफ व्हीकल्स, ये सारे एक्सीडेंट जो हैं वो मैन मेड डिजास्टर में कंसिडर किए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स, जो भी मैन मेड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उसमें अगर कहीं कोई फेलियर होता है, कॉलिजन ऑफ एरोप्लेन, है ना, स्लाइडिंग ऑफ एरोप्लेन, ये सारे क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंट द डिजास्टर। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि डिजास्टर को जितना हो सके संभवतः हमें डिजास्टर को प्रिवेंट करना है, होने ही ना देना है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को या ऐसे हमें काम करना है कि डिजास्टर जो है वो नहीं हो। अगर डिजास्टर की अक्रेंस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, देन सेकंड प्रिंसिपल आता है मिनिमाइज द कैजुअलिटी, ठीक है। अगर डिजास्टर हो भी जाए, ठीक है, डिजास्टर हो जाए तो कम से कम कैजुअलिटी, कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन आए किसी कम्युनिटी के सामने, वो हमारा सेकंड प्रिंसिपल होता है। अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाती है, प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस एंड मिनिमाइज द कैजुअलिटी, उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जिस कम्युनिटी के अंदर ये डिजास्टर इम्पैक्ट आया है वहां पे फर्दर कैजुअलिटी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। हो चुका जितना नुकसान होना था हम नहीं कर पाए प्रिवेंट डिजास्टर को, ठीक है, कैजुअलिटी भी मैक्सिमम हो गई, लेकिन अब इसके बाद फर्दर कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग, ठीक है, इन टाइम पे हमें विशेष तौर पे कुछ ध्यान देना है जहां कि जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, उस पर फर्दर कैजुअलिटी ना हो। नेक्स्ट वन इज रेस्क्यू द विक्टिम्स। जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद हम ध्यान देते हैं रेस्क्यू द विक्टिम्स। जो भी इम्पैक्ट आया है, जो भी कम्युनिटी वहां पे इन्वॉल्व है, उसको हम वहां से जल्दी वहां से रेस्क्यू करके एक सेफर साइड पे पहुंचा दें। सेफर साइड इन सेंस जहां पे उस डिजास्टर इम्पैक्ट का असर नहीं है, सेफर साइड हम उसे कहते हैं। सपोज करो जहां पे तटीय इलाके हैं, जहां पे बाढ़ आने के चांसेस हैं, बाढ़ आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी कम्युनिटी में जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको हम वहां से निकाल के एक ऐसी जगह लाएंगे जहां पे बाढ़ का इम्पैक्ट ना हो, उसे हम कंसीडर करेंगे रेस्क्यू द विक्टिम्स में। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। जैसे ही हम विक्टिम्स को रेस्क्यू करते हैं हम सबसे पहले उनको फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एज सुन एज आफ्टर ट्रांसफरिंग द पेशेंट, ठीक है। हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने से पहले जहां सेफर साइड पे हम उन्हें लेके आते हैं, जहां हम कैंपिंग करते हैं इनकी, वहीं पे हम इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। देन वहां से हम इन्हें इवैक्यूएट करते हैं फॉर मेडिकल केयर के लिए, ठीक है, डेफिनेटिव केयर और मेडिकल केयर के लिए हम हॉस्पिटलाइज करते हैं उन पेशेंट को। देन आफ्टर द हमारा गोल होता है वो होता है रिकंस्ट्रक्शन का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी आल्सो। सो नेक्स्ट वन इज रेडीनेस फॉर डिजास्टर। सो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें डिजास्टर के दौरान एकदम तैयार रखनी पड़ती है। तो रिसोर्स फॉर रेडीनेस, रेड क्रॉस कुछ ऐसी सोसाइटियां होती हैं जो डिजास्टर के दौरान अपनी भूमिका फ्रंट फुट पे रखती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, या फोर्स। तो ये सारे क्या हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ये सारे ऐसे कुछ रिजर्व सोर्सेज हैं या सोसाइटियां हैं जिसे हम ड्यूरिंग डिजास्टर ही एक्टिव करते हैं। तो ऐसे जो कम्युनिटी है, जो कमिटियां हैं, एजेंसियां हैं, उनको हम रेडी करते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर। इनका रोल मुख्य रहता है बिकॉज ये
एकदम परिपक्व होते हैं, ये वेल ट्रेंड होते हैं, वेल स्किल्ड होते हैं कि कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे कैजुअलिटी को मिनिमाइज करना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है उस डिजास्टर के लिए। ये वेल ट्रेंड होते हैं, वेल स्किल्ड होते हैं टू वर्क ओवर द डिजास्टर सिचुएशन। देन कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए, कहीं पर भी कोई बात हो जाए, बिना लोकल गवर्नमेंट और बिना लोकल कम्युनिटी के आप डिजास्टर इम्पैक्ट को और उनसे हुई हुई कैजुअलिटी को मिनिमाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वहां पे लोकल कम्युनिटी का हेल्प नहीं होगा। बिकॉज लोकल कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट वेल ओरिएंटेड रहते हैं उस सिचुएशन से और वेल ओरिएंटेड रहते हैं उस इन्वायरमेंट से। तो लोकल कम्युनिटी का और लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है टू गाइड द फर्दर नीड और एक्सपेक्टेशन। देन सिविल डिफेंस सर्विसेज, जो आपके सिविल डिफेंस सर्विसेज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है ड्यूरिंग डिजास्टर। तो हम इनको भी रेडी टू मूव रखते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। नेक्स्ट है डिजास्टर प्री प्लानिंग। डिजास्टर के होने से पहले भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं। बिकॉज देखिए, प्यास लगी तब कुआं खोदने जाएं तो ये सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होती है। डिजास्टर के लिए हर कंट्री और हर कम्युनिटी हमेशा प्री प्लान करके रहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो उस कंडीशन को हम ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। तो हॉस्पिटल डिजास्टर प्लानिंग, सबसे पहले हम हॉस्पिटल में इतना स्पेस या इतना वैक्यूम क्रिएट करते हैं कि हम वहां पे उन पेशेंट को रख सकें। वैकेंट हॉस्पिटल होने चाहिए। आपने कोरोना के टाइम में याद कीजिए कि जब केसेस आना स्टार्ट हुए थे तब हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हॉस्पिटलों का दायरा, बेड का दायरा जो है वो इंक्रीज कर दिया था। बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ केसेस कुड बी फाउंड इन फ्यूचर। ठीक है, उस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज करना शुरू किया। जब लगा कि हॉस्पिटल की नंबर्स भी शॉर्ट पड़ जाएंगे, उस कंडीशन में उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम और होटल्स को ओवरकम करना शुरू किया। ठीक है, ताकि हम पेशेंट को या क्लाइंट को वहां पे जो भी विक्टिम है वहां उनको एक डेफिनेटिव केयर प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड वन, वर्क ऑन इवैक्यूएशन। हाउ वी कैन इवैक्यूएट द डिजास्टर इम्पैक्ट विक्टिम्स। हम जो डिजास्टर के इम्पैक्ट में जो विक्टिम्स आए हैं हम उन्हें कैसे इवैक्यूएट कर सकें, किस मेथड से, कौन कौन से ऐसे हमारे पास मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम मिनिमम डैमेज के साथ वहां से पेशेंट क्लाइंट को जो है इवैक्यूएट कर सकें। नेक्स्ट वन, ऑर्डरली फॉलो द कैजुअलिटी। ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर एक सिस्टमिक फ्लो चार्ट के द्वारा या एक फ्लो के अंदर हमें कैजुअलिटी को फॉलो करना है। Then communication system. How we can communicate during disaster impact. कैसे हम एक दूसरे से संपर्क करेंगे, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्ड जो होता है ना उसमें हर एक सेकंड मायने रखता है। आप जितना डिलेड रेस्पॉन्स करोगे कैजुअलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाएंगी। तो एक फास्ट कम्युनिकेशन और एक सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन डिजास्टर के अंदर बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर मिसकम्युनिकेशन होता है तो रिपीटिशन ऑफ वर्क होने के चांसेस होते हैं और फर्दर ऐसे रेस्पॉन्स जो हैं वो मिस ऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज मैन पावर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है डिजास्टर के रूप में, डिजास्टर के अंदर। तो मैन पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें कम्युनिकेशन और स्किल जो वहां पे लोकल गवर्न बॉडीज हैं उनको वेल स्किल्ड बनाना है, कुछ ही टाइम में उनको ट्रेन करना है और एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना है कि हम एक प्रॉपर चेन में काम करें ताकि जो कैजुअलिटी है वो मिनिमाइज हो सके, हम वहां से विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकें। नेक्स्ट वन इज डिजास्टर साइकिल। सो व्हाट हैपन इन डिजास्टर साइकिल। फर्स्ट बीच में आप देखिए डिजास्टर बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ ये कोई एक जोग्राफिकल प्लेस है, कोई जोग्राफिकल स्केल है जहाँ पे किसी ना किसी, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड, डिजास्टर का इम्पैक्ट हुआ है। तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है कि वी हैव टू रेस्पॉन्ड ओवर द डिजास्टर इम्पैक्ट। सबसे पहले हमें उस डिजास्टर इम्पैक्ट के ऊपर रेस्पॉन्ड करना है और रेस्पॉन्ड
के साथ रिकवरी करनी है, रिकवरी ऑफ ह्यूमन, रिकवरी ऑफ लाइफ, रिकवरी ऑफ एनिमल्स, रिकवरी ऑफ मटेरियल। ये सारी चीजें, जैसे ही कोई डिजास्टर होता है हम वहां पे मौके पे पहुंचते हैं और मौके पे पहुंच के हम पेशेंट क्लाइंट को और वहां पे मौजूदा सामग्री को हम वहां से रिकवर्ड करते हैं, वहां से हम निकालते हैं जो हो चुका है। नेक्स्ट फॉलो करते हैं हम मिटिगेशन को। मिटिगेशन होता है एक वर्स्ट इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, या वहां से हम पेशेंट को दूर ले जाते हैं, ठीक है, ताकि उस इम्पैक्ट का जो साइकोलॉजिकल असर आया है वहां की कम्युनिटी पे वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सके। जब हम मिटिगेशन का स्टेप फॉलो कर देते हैं देन हम बात करते हैं रिस्क रिडक्शन की, ठीक है। रिस्क रिडक्शन की फर्दर जो अभी जो इम्पैक्ट आया है, ठीक है, उस इम्पैक्ट का क्या कॉज रहा है, ठीक है, उस इम्पैक्ट पे से कितना असर हुआ है लोकल कम्युनिटी को। तो इन फ्यूचर अगर ये सारी चीजें होती है तो हम उस डिजास्टर के इम्पैक्ट के रिस्क को कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं ड्राइड लैंड की, सूखा जब पड़ता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सेसिव प्लांटेशन करवाते हैं ताकि बार बार सूखा ना पड़े। तो जहां पे बात आती है फ्लड की तो हम ड्रेनेज ऑफ वाटर सिस्टम पे काम करते हैं कि बाद में जो है वहां पे बाढ़ के हालात ना हो, हम पानी को वाटर को वहां से इवैक्यूएट करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं बाहर। देन हम करते हैं प्रिवेंशन फॉर फर्दर कैजुअलिटी और फर्दर डिजास्टर इम्पैक्ट, और उसके बाद हम फॉलो करते हैं प्री प्रिपेयर्डनेस को। और प्री प्रिपेयर्डनेस में मतलब हम जानते हैं यहाँ पे डिजास्टर का इम्पैक्ट होता है रूटीनली, और हर बार अगर यहाँ पे डिजास्टर, एग्जांपल मैं बिहार का एक एग्जांपल लेता हूँ कि वहाँ आए दिन हर साल लगभग बिहार में बाढ़ आती है, असम में बाढ़ आती है महानदी के उफान से। तो क्या होता है कि जैसे ही वो सीजन स्टार्ट होता है, वो सर्टेन टाइम इंटरवल स्टार्ट होता है, वहां की एजेंसियां एक्टिव हो जाती है और उसके बाद वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर देती है जहां पे चांसेस हैं फ्लड आने के। एक एग्जांपल ये। दूसरा, जापान में हर साल भारी भूकंप आते हैं, तो उन भूकंप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, भूकंप अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट कि अर्थक्वेक आएगा और किस समय आएगा। क्या किया जापान में कि इस सारी चीज से बचने के लिए उन्होंने कंक्रीट और सीमेंट के घर बनाने बंद कर दिए उस जगह पे जहां अर्थक्वेक का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आता है। उन्होंने इस्तेमाल किया वहां पे वुडन हाउसेस का। अर्थक्वेक आए, वुडन हाउस फिर गिरे और उसके बाद उन्होंने उसी सामान को वापस यूज करके वापस से घर बनाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे कैजुअलिटी मिनिमाइज्ड होने लग गई, वहां पे रिस्क रिडक्शन पे काम हुआ, प्रिवेंटिव मेथड पे काम हुआ, और वहां पे डिजास्टर का इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट के घर गिरने से जो नुकसान होता है वो नुकसान वुडन हाउसेस से नहीं होता है, ठीक है। तो ये था डिजास्टर साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्राइएज की। ट्राइएज डिजास्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेसिकली ट्राइएज वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, ट्रायर, विच मीन्स शॉर्टिंग और चूजिंग। तो यहां डिजास्टर के केस में ट्राइएज बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस विल हेल्प टू सॉर्टिंग और चूजिंग ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। क्योंकि आप किसी को नहीं जानते, वो जगह आपसे अनजान है, वो लोग आपसे अनजान है, तो आप किस बिहाफ पे अपनी जो सर्विसेज हैं उनको आप बेटर करेंगे। कैसे? आपने कुछ कलर कोडिंग जो है वो डिसाइड कर दी और उन कलर के बिहाफ पे आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यहाँ एक्सेसिव और सडन और इमीडिएट केयर के रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे हम केयर को कुछ हद तक डिले कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोडिंग वी आर गिविंग द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी,
ठीक है, कलर कोड के बिहाफ पे हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। सो इसमें कुछ मेन काम होते हैं, जैसे सिस्टम की बात करें तो इसमें होता है गोल्डन हावर, मींस जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ये जो है इसको गोल्डन हावर कहा जाता है, जो शुरू का पहला दौर है डिजास्टर इम्पैक्ट में, जहां हम इवेक्यूएट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, वो गोल्डन हावर होता है। क्योंकि वहां अगर हमने एक्टिवली काम किया और वेल स्किल्ड कम्युनिकेशन के साथ काम किया, तो हम जो विक्टिम्स के साथ जो कैजुअलिटी है उसको बहुत हद तक जो है हम मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हम हमेशा गोल्डन आवर कहते हैं। देन इमीडिएट और हाई प्रायोरिटी, सेकंड ऐसे क्लाइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिन्हें इमीडिएट और नर्सिंग केयर की और हाई प्रायोरिटी क्लाइंट है, मींस उनकी वजह से मॉर्बिडिटी के चांसेस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम उन्हें डिलेड केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इमीडिएट रेस्पॉन्ड जिन पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वहीं पे साथ में हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिलेड और मीडियम प्रायोरिटी पेशेंट को। देन हम माइनर और मिनिमल और एम्बुलेटरी पेशेंट, सेल्फ केयर पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। देन एक्सपेक्टेंट और लीस्ट प्रायोरिटी। बेसिकली अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो मेन पावर को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले लीस्ट डैमेज पेशेंट को आपको केयर प्रोवाइड करनी है। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं कि आपने एक कोलैप्शन ऑफ बिल्डिंग का एक केस है जहां पे आपको रेस्पॉन्ड करना है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लीस्ट कैजुअलिटी या लीस्ट डैमेज पेशेंट हैं उनको आपको केयर प्रोवाइड करनी है, उनके साथ में मिलके आपको काम करना है। अब क्या हुआ, आपकी मैन पावर इंक्रीज हो गई। मैन पावर इंक्रीज हो गई तो आप मैक्सिमम क्लाइंट्स को जो है वहां से इवैक्यूएट कर पाएंगे। सो इसी के बिहाफ पे कुछ कलर कोड हैं जो ट्राइज सिस्टम में फॉलो होते हैं, जिसमें रेड कलर जो है वो इंडिकेट करता है हाई प्रायोरिटी पेशेंट को, हाई प्रायोरिटी क्लाइंट को, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है नर्सिंग केयर की, उनको हम रेड टैग अलाउ करते हैं। देन होते हैं येलो विच है मीडियम प्रायोरिटी, ठीक है, जिसको हम 60 मिनट्स तक केयर को डिलेट कर सकते हैं। ग्रीन कलर indicate ambulatory patient or self care patient, they are able to self care. Then black indicate dead or morbid patient. Black color जो है वो dead client को वो indicate करता है। Next objective of triage, ensure immediate medical intervention in life threatening situation। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन आपको करना है रेड कलर पेशेंट को, रेड कलर कोड को, बिकॉज दे आर ऑन हाई प्रायोरिटी। उनके साथ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो उनको आपको इमीडिएट मेडिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करने हैं। एक्सपीडाइट द केयर ऑफ पेशेंट थ्रू ए सिस्टमिक इनिशियल असेसमेंट। आप एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, इनिशियल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का और उसके बाद उसको फर्दर केयर प्रोवाइड करेंगे। एंश्योर द पेशेंट आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सीवियरिटी ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन। आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, कि दोज हु वांट इमीडिएट केयर शुड बी प्रोवाइडेड और ऑन हाई प्रायोरिटी। जिनको इमीडिएट केयर चाहिए उनको आप हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे और उन्हें सीवियरिटी के बिहाफ पे क्लासिफाइड करेंगे। रिड्यूस मॉर्बिडिटी थ्रू अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन। आप मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए आप इमीडिएट और सिस्टमेटिक वे में एक असेसमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन देंगे उस कम्युनिटी में। Improve public relation by communicating appropriate information to friends and relative who accompany patient। ठीक है, आप पेशेंट के साथ रहने वाले, पेशेंट के साथ मौजूद वहाँ सभी लोगों को और जनरल कम्युनिटी में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करेंगे टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी। Improve patient flow
विद इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड और डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। आप पेशेंट के ट्रांसफरिंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और फर्दर डिपार्टमेंट में जो एक फ्लो है उसको मेंटेन करेंगे और इम्प्रूव करना है। प्रोवाइड सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर अप्रोप्रिएट पर्सनल, और एक लर्निंग प्रोसेस और सुपरवाइज प्रोसेस, इन दोनों को आपको डिजास्टर के अंदर और ट्राई सिस्टम के अंदर फॉलो करना है। क्योंकि क्या होता है कि कहाँ किसी एक कम्युनिटी पे डिजास्टर का इम्पैक्ट हुआ, हमने वहां से पेशेंट क्लाइंट को रेस्क्यू किया, उसके बाद हमने उन्हें फर्स्ट एड देके एक डेफिनेटिव प्लेस पे पहुंचा दिया। अब क्या करते हैं, ट्राइएज के साथ में हम टैगिंग का भी काम करते हैं। हम टैगिंग में वो आइडेंटिफिकेशन डाटा के साथ में वो पर्सन कहाँ से मिला है, प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन, वो भी मेंशन करते हैं। उसके बाद एक सारे सेंटर का एक रिसेप्शन बनाते हैं जहाँ पे ये सारा डाटा हम पहुँचाते हैं, और वहाँ पे कोई भी पर्सन आके, क्योंकि सारे लोग वहाँ बिछड़े हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, उस सिचुएशन में हम एक सेंटर डेवलप करते हैं और उस सेंटर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ से मिस हुआ है और कहाँ पे है इस वक्त। तो ये जो टैगिंग का काम होता है ये ट्राइएज के साथ में होता है, साइमल्टेनियसली हम इस चीज को काम करते हैं। और वहां पे हम अगर डेड क्लाइंट है तो उसके पास से कौन कौन से चीजें हमें मिली है, अगर कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो हमें उन्हें मेंशन करना है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ और चीजें हैं तो उनको हमें संभाल के रखना है टू रिकॉग्नाइज द डेड क्लाइंट। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज। So every patient should be received and triage by appropriate skill healthcare profession। जब भी हम सेंटर में कोई भी क्लाइंट को रिसीव करते हैं तो एक प्रॉपर टैगिंग करना है, प्रॉपर ट्राइएज सिस्टम कलर कोड को उसे अलॉट करना है किसी स्किल हेल्थ पर्सन के द्वारा। ट्राइएज इज ए क्लिनिकल मैनेजरियल डिसीजन एंड मस्ट इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव प्लानिंग। ठीक है, ट्राइएज क्या है, एक आपको मैनेजमेंट पावर देता है, एक मैनेजरियल डिसीजन देता है। क्योंकि ट्राइएज की हेल्प से अगर आप कोडिंग में कलर कोड प्रोवाइड करने में वेल स्किल नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज करिए रेड को आपने येलो कोड दिया तो उस कंडीशन में मॉर्बिडिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो हाइक हो जाएगी। क्योंकि कलर कोडिंग को और उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना बहुत जरूरी है टू रिड्यूस द फर्दर कैजुअलिटी। द ट्राइएज प्रोसेस शुड नॉट कॉज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल केयर। ट्राइएज के बाद और ट्राइएज सिस्टम को अलॉट करने के लिए हमें सडन रेस्पॉन्ड करना है, डिलेड जो है वो कैजुअलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, hospital disaster plan. So here the objective of hospital disaster plan: first, preparedness of staff, optimizing of resources and mobilization of the logistic and supplies within short notice। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ को प्रिपेयर्ड करना है डिजास्टर के लिए। ठीक है, कोई भी डिजास्टर हुआ तो उसमें रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ को फिक्स करना है। ठीक है, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें उनका मैक्सिमम यूज करना है, और कोई भी चीज मूव करवानी है तो एक प्रॉपर वे में हमें मूव करवानी है विद इन्वेंट्री एंड सप्लाई। ये सारी चीजें जो है ना एक बहुत शॉर्ट नोटिस में होनी चाहिए, डिलेड नहीं होनी चाहिए। अगर डिजास्टर का इम्पैक्ट आया, हॉस्पिटल इमरजेंसी में इसकी इंफॉर्मेशन आई, तो एक सडन कोडिंग के द्वारा पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट पे रखना चाहिए। कलर कोड ब्लू, ठीक है, ऐसे कुछ कोड होते हैं जो हॉस्पिटल को अलर्ट पे डालते हैं कि कुछ मैसिव सिचुएशन या डिजास्टर की सिचुएशन अराइज हुई है। नेक्स्ट वन, टू मेक कम्युनिटी अवेयर अबाउट हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान एंड बेनिफिट ऑफ द प्लान। आपने जो प्लान बनाया वो ठीक है, लेकिन कम्युनिटी को भी उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, बिकॉज टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फैसिलिटी।
ठीक है, हमें पता है, हम हॉस्पिटल में वी आर ऑन अवर टोज, बट द कम्युनिटी मेंबर आल्सो हैव दैट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग द प्लान ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उस प्लान के बारे में कम्युनिटी को पता होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम यूज उसका ले सकें। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ। आपको वेल स्किल, वेल ट्रेंड पर्सनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन जो है वो स्टाफ का करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, टू कैरी आउट मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल एक ऐसी एक्सरसाइज और ऐसा प्रैक्टिस होता है जो एक्चुअली में रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, बट बेस्ड ऑन रियलिस्टिक सिचुएशन हम वो सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो उस कंडीशन में एक्चुअल पे होने पे करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं मॉक ड्रिल। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड मेकिंग हॉस्पिटल स्टाफ अवेयर अबाउट द वेरियस स्टेप ऑफ प्लान। इन सारों चीजों को आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, इस पूरे प्लान को, और मेक श्योर दैट योर स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ शुड अवेयर अबाउट दिस प्लान। और साथ में ही आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेप किस डिजास्टर में आपको फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल, आपने बहुत हॉस्पिटलों में देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में एक चीज लिखी होती है PASS, पास। ये सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, ये शॉर्ट फॉर्म इंडिकेट करते हैं कि P रिप्रेजेंट फॉर व्हाट, A रिप्रेजेंट फॉर व्हाट एंड S रिप्रेजेंट फॉर व्हाट। ये इस स्टेप में आपको काम करना है ड्यूरिंग फायर। ठीक है, ऐसे ही जो भी डिजास्टर प्लान हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया है वो स्टाफ को पता होना चाहिए, उसमें फॉलो करने वाले स्टेप भी स्टाफ को पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान। सो फर्स्ट है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल जो है वो प्रमुख है। उसके बाद उसके अंडर में आते हैं HOD ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सिचुएशन। जो आपके कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका सेकंड रोल रहता है, बिकॉज उनको फर्स्ट रिएक्शन देना पड़ता है ड्यूरिंग डिजास्टर। नेक्स्ट है ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, then hospital administrator, then representative of the staff. Next one, function of the disaster management committee. So the function of the committee are to prepare a hospital disaster plan for hospital. आपको एक हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान प्रिपेयर करना है अपने हॉस्पिटल के लिए, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान इन सपोर्ट ऑफ वेरियस हॉस्पिटल प्लान। आपको हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान के साथ में आपको डिपार्टमेंटल प्लान भी प्रिपेयर करना है। देन यू हैव टू असाइन ड्यूटीज टू द स्टाफ। व्हाट आर द स्टेप फॉलोइंग ड्यूरिंग द डिजास्टर, व्हाट आर द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ staff during disaster situation. Then you have to establishment of criteria of emergency care. What are the criteria, या what services we are going to deal during disaster. तो ये सारी चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिश करनी है। नेक्स्ट, टू कंडक्ट सुपरवाइज एंड इवेलुएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथ में ही हम जब मॉक ड्रिल करते हैं, जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं स्टाफ को, तो उसमें हमें सुपरविजन और इवेल्युएशन भी करना है। नेक्स्ट, टू सुपरवाइज द मॉक ड्रिल, सेम एज वी अर्लियर डिस्कस कि मॉक ड्रिल को भी इवेल्युएट और सुपरवाइज करना है विद अपडेटिंग ऑफ प्लान एंड नीड अराइजेस। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है, हमें अपने प्लान को भी मॉडिफाइड करना है और एसेंशियल रिक्वायरमेंट को भी उसमें ऐड करना है। देन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया की हेल्प से आपको कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च करना है। आपको बताना है कि इस दौरान आपकी क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं या कैसे आप उस सिचुएशन से इवैक्यूएट कर सकते हैं।
Last followed by assist in information education and communication program in respect of disaster preparedness prevention and management. और आपको एक IEC मेथड से डिजास्टर प्री प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर इम्पैक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू गिव द नॉलेज टू द कम्युनिटी. Then role and function. So disaster coordinator, the coordinator role will be first one, organizing of the situation, organizing of the several things. जो भी वहाँ पे संस्था के अंदर जो सिचुएशन के दौरान जो एसेंशियल ड्रिल्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फर्दर ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवाने का रोल होता है. ठीक है, आप ट्रेनिंग के साथ में प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं. तो ये सारी जो है वो एक हॉस्पिटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम डिजास्टर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो प्रोग्राम है उनको ऑर्गेनाइज करवाए. साथ में ही आईईसी का ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन चैनल भी मास मीडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज होता रहे टाइम टू टाइम. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग डिजास्टर सिचुएशन, हाउ वी कैन मेंटेन आवर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर. देन असाइनिंग ड्यूटी, यू हैव टू फिक्स द स्टाफ ड्यूरिंग अबाउट देयर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आपको फिक्स करना है कि एचओडी का क्या रोल रहेगा, एचओडी ऑफ कैजुअलिटी का क्या रोल रहेगा, फर्दर रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल रहेगा और बाकी स्टाफ का क्या रोल रहेगा. तो ये आपको रोल फिक्स करना है. देन यू हैव टू डिप्लॉय द स्टाफ टू द रेस्पॉन्सिबल साइट. देन टेकिंग की डिसीजन. Then administrator, the responsibility of the administrator is to execute the authority through the departmental head. Then departmental head, development of departmental plan. Then nursing superintendent, deployment of nursing staff and medical staff, specific role of rendering medical care both pre-hospital and hospital care. एंड देन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग केयर एंड सपोर्टिव क्रिटिकल केयर. तो ये सारे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो फिक्स किए जाते हैं. जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एग्जीक्यूट करे अदर अथॉरिटी के साथ में, और डिपार्टमेंटल हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिपार्टमेंटल प्लान को प्रिपेयर करे कि कैसा उनका डिपार्टमेंट काम करेगा ड्यूरिंग डिजास्टर. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम है कि वो नर्सिंग स्टाफ को डिप्लॉयड करे ड्यूरिंग डिजास्टर इम्पैक्ट और उनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको एक्सप्लेन करे. मेडिकल स्टाफ का रोल रहेगा कि आप स्पेसिफिक केयर और प्री असेसमेंट जो है वो प्री हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइज्ड के दौरान उनको मेंशन करें. एंड देन लास्ट नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो सपोर्टिव क्रिटिकल केयर में नर्सिंग स्टाफ का रोल मुख्य भूमि में रहता है. देन डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डिजास्टर और play a key role in the disaster management. So first one मेन है emergency department, casualty department, जिसमें सबसे पहले किसी भी emergency situation में पेशेंट को सबसे पहले वहां लाया जाता है. नेक्स्ट वन operating department, operation surgeons and operating chamber of the hospital. Then CCU or intensive critical care unit. Then radiological department, laboratory and blood bank. So these are the main department which have on the toes during the disaster situation. इन सभी disaster situation के दौरान इन सभी डिपार्टमेंट को अपने की रोल जो है वो निभाने पड़ते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर सिचुएशन. इन्हीं के साथ में कुछ असिस्टेंट सपोर्टिव एरियाज भी आते हैं, जैसे लॉन्ड्री की आवश्यकता हमें पड़ती है ड्यूरिंग मैसिव रश, और सेंट्रल स्टेलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD का भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है. डाइटरी डिपार्टमेंट का भी हमें सपोर्ट चाहिए क्योंकि डिजास्टर की सिचुएशन में जो नंबर ऑफ क्लाइंट है वो ह्यूज अमाउंट में है. तो हाउसकीपिंग, डाइटरी, मेडिकल रिपोर्ट और पब्लिक रिलेशन PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उनका भी हमें एक्सेसिव सपोर्ट चाहिए होता है. Then communications, transporting, mortuary, medical social worker,
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज एंड मीडिया रिलेशन। ये सारे ऐसे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हैं जो सपोर्टिव रोल में रहते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। वेल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चाहिए हमें उस समय, क्योंकि इतने नंबर्स में क्राउड इकट्ठा हो जाता है, क्लाइंट इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें जो उनके रिलेटिव हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। देन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, बाकी सारी असेसमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए जो भी क्लाइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए और मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर मॉर्चुरी स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर मॉर्चुरी में टैगिंग और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उनकी, और ना मेडिक सोशल वर्कर जो हैं उनको भी एक्टिव होना पड़ता है। ये सारे सपोर्टिव डिपार्टमेंट ऐसे हैं। कुल मिला के डिजास्टर के टाइम में सभी हॉस्पिटल में कर्मचारियों को अपनी एक मुख्य भूमिका में रहना आवश्यक है टू ओवरकम दैट सिचुएशन। देन डिजास्टर ड्रिल। डिजास्टर ड्रिल की हम बात करें तो डिजास्टर ड्रिल इज एन एक्सरसाइज इन विच पीपल simulate the circumstances of a disaster so that they have an opportunity to practice their response. disaster drill एक तरह की ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर कुछ जो पब्लिक है, जो पर्सन है, वो उसी सर्कमस्टांसेस की बेस्ड पे कुछ एक्चुअल बेस्ड ऑन रियलिस्टिक सिचुएशन कुछ ऐसा डेवलप किया जाता है ताकि हम उस पर काम कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हम हमारी लैगिंग्स और हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है, वो ड्यूरिंग दैट रियल सिचुएशन हम उसको अप्लाई कर सकें। देन द फीचर्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल कैन इंक्लूड रेस्पॉन्स बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ड्रिल हैंडल topic like what to do when communications are cut off, how to deal with lack of access to equipment, tools and even basic services like water and power, and how to handle evacuation. ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें हम वर्स्ट सिचुएशन अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस कि क्या हो कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम कट ऑफ हो जाए तब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या हो हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम हो जाए तब हम कैसे काम चलाएंगे, ठीक है, क्या हो जब हमारे पास बेसिक सप्लाई नहीं हो, पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, हम उन सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, कैसे हम वहां से इवैक्यूएट होंगे। ये सारी एक मॉक ड्रिल के माध्यम से हमें बताया जाता है ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकें, टू प्रोवाइड अ चांस टू प्रैक्टिस फॉर इवेंट सच एज मास कैजुअलिटी विच कैन अकर ड्यूरिंग अ डिजास्टर। तो ये सारी सिचुएशन प्रैक्टिस उस के लिए की जाती है कि क्या हो जब भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। रिक्वायर फॉर पब्लिक बिल्डिंग लाइक गवर्नमेंट ऑफिस एंड स्कूल्स, community based disaster drills such as whole city drill provide a chance to practice the full spectrum of disaster response. ये ड्रिल जो है वो एक्सेसिव और होल सिटी पे भी अप्लाई किया जा सकता है ताकि उन्हें एक चांस मिले प्रैक्टिस करने का। देन बेनिफिट क्या होते हैं मॉक ड्रिल के? यूज टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट इन डिजास्टर रेस्पॉन्स प्लान। हमें सबसे पहले पता लगता है कि हमारी कहाँ कमी है इस प्लान में। जो हमने अभी प्लान बनाया है, हॉस्पिटल प्लान बनाया है, इवैक्यूएटेड प्लान बनाया है, डिपार्टमेंटल प्लान बनाया है, इसमें कहाँ पे कौन सा लैगिंग साइड है जहाँ पे हम डिले हुए हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्य होता है। सेकेंड, टू गेट पीपल फैमिलियर विद द स्टेप दे नीड टू टेक सो दैट देयर रिस्पॉन्स इन डिजास्टर विल बी ऑटोमेटिक। हम उन सारे स्टेप से फैमिलियर हो जाते हैं ताकि उस सिचुएशन में ये सारे स्टेप हम ऑटोमेटिक फॉलो करें, एंजाइटी ना हो, क्राइसिस सिचुएशन ना हो, इसलिए हमें फैमिलियर करवाया जाता है ऐसे सिचुएशन से। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। So, in disaster pre-preparedness, first one, to facilitate preparation with community and to provide updated record of vulnerable population within community. Nurse lead a preparedness effort. Then, nurse play multi-role in community. Nurse should have understanding the community resources and disaster nurse must be involved in कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के सिचुएशन में एक रोल, एक नर्स का रोल
सुई से तार तक का होता है। उन्हें बेसिक केयर के साथ में सूचरिंग, इन्वेंटरेशन, ये सारा कुछ करना आना चाहिए। बेसिक इंटरवेंशन के साथ में उन्हें हाई रिस्क केयर भी प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है एक सिस्टमिक वे में, ये सारी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डिजास्टर नर्स की। In disaster response, nurse must involve in community assessment, case finding, and referring, prevention, health education, and surveillance. Once rescue work began to arrive at the scene, immediate plan for triage should begin. जैसे ही एक बार रेस्क्यू स्टार्ट हो जाता है, वहां पे ट्राई सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है डिजास्टर रेस्पॉन्ड में एक नर्स के द्वारा। नर्स वर्क एज ए मेंबर ऑफ असेसमेंट टीम। नर्स जो है एक सेवरल रोल को इसमें निभाती है। नर्स एक मैनेजर के रूप में काम करती है, एक असेसमेंट ऑफिसर के रूप में काम करती है, नर्स एक कम्युनिकेटिव ऑफिसर के रूप में काम करती है। तो एक सेवरल रोल जो है वो इसमें निभाने पड़ते हैं एक नर्स को, एंड टू बी इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग सर्वेलेंस। Next, in disaster recovery, first, successful recovery preparation. Second, health teaching to the local community. Psychological support who lost their lovable during disaster. Then refer to hospital as needed. Who are the victims which is evacuated from the disaster scene should give first aid first, then refer for hospital for definitive intervention. Then remain alert for environmental health. बाकियों को जो है हमें एक अलर्ट पे रखना है कि आपकी इस कम्युनिटी के अंदर ऐसे फर्दर चांसेस हो सकते हैं सेकेंडरी डिसीज के जनरेट होने के। देन पैरामीटर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, फर्स्ट परफॉर्म रेस्पिरेटरी एयरवे असेसमेंट, देन परफॉर्म ए कार्डियोवास्कुलर assessment including vital signs monitoring for sign of shade, perform an integumentary assessment including burn assessment, perform a pain assessment, perform a trauma assessment from head to toe, then at last perform mental status including Glasgow scale. So these are the critical assessment which is a nurse is used to implement on the victims. A nurse should be well skilled or trained to perform respiratory assessment. ठीक है, आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्जन करना आना चाहिए, आपको ट्राइकोस्टोमी करना असेस करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर में हमें वाइटल्स मॉनिटरिंग करना आना चाहिए, सीपीआर परफॉर्म करना आना चाहिए, इंटीग्रामेट्री असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक वुंड को कैसे हम ड्रेन आउट करेंगे, एक वुंड को हम कैसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, पेन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन कैसे होता है, और उनके मेंटल स्टेटस को कैसे हमें फॉलो करना है, कैसे मेंटेन रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।